तो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल टीचर स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। और जुड़ जाइए सभी विद्यार्थी। आज की जो क्लास है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। रेट सेकंड ग्रेड बीएसटी के लिए जो टीचिंग मेथड्स की अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनकी क्लास है आज की। और जैसा कि आपको विदित है, टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट से इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इस क्लास में महत्व दिया गया है। और सभी जो फैक्ट हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन के हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे। और एक एक क्वेश्चन को एक एक आंसर के साथ आप हमें आगे बढ़ना है। तो सभी नए जो देखने वाले विद्यार्थी हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बढ़ते हैं आगे। उससे पहले एक बार क्लास को लाइक शेयर ज़रूर करें और सभी विद्यार्थी जो हैं वो क्लास में रुचि बनाए रखें। जितने ज़्यादा विद्यार्थी क्लास में जुड़ेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा। और इस क्लास के अंदर लगभग अच्छे क्वेश्चनों को हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। एक क्लास और लेके आएंगे टीचिंग मेथड की। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों क्लास में आपका जो शिक्षण विधियों का जो मैटर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इकाई उपागम किस मनोविज्ञान पर आधारित है? इकाई उपागम किस मनोविज्ञान पर आधारित है? इसका जो राइट आंसर है, क्वेश्चन ऊपर दिया गया है, आंसर उसके नीचे है। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है वो इकाई मनोविज्ञान उपागम का मनोविज्ञान पर आधारित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ। प्रस्तावना का मूल आधार है। प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? तो प्रस्तावना का जो मूल आधार है वो है पूर्व ज्ञान। इसका सही आंसर होगा। तो 1 नंबर में होगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और 2 नंबर का है पूर्व ज्ञान। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो मुझे कहीं न कहीं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है और एग्जाम में आ सकता है कि प्रस्तावना का मूल आधार क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इकाई योजना के निर्माता है। इकाई योजना के निर्माता कौन है? ऐसे भी आ सकता है कि इकाई विधि के जनक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा मॉरिसन जो है वो इकाई योजना के निर्माता है। सभी वन लाइनर क्वेश्चन जो उठाए गए हैं इसमें हम थ्योरी के हिसाब से इसको पढ़ रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन आज के टाइम में लगभग बच्चे इसको महत्व देते हैं और अच्छी क्वेश्चन है। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है, तो उसमें निहित है। बताओ उसमें क्या निहित है? तो उसमें वैधता निहित है। यानी अच्छा क्वेश्चन है। एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई। जैसे हम किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई चीज़ की रचना करते हैं और उसका जो परीक्षण है वो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रचना की गई है, तो उसमें क्या है फिर? उसमें वैधता है। अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति हेतु उसकी रचना की गई है, वो उस उद्देश्य का मापन करे जिसकी पूर्ति की गई है, तो उसमें वैधता होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतः संबंधों का अध्ययन है। यह है परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये सामाजिक से संबंधित परिभाषा है। आज की जो क्लास है हमारी उसमें सभी विषयों के सम्मिलित क्वेश्चन है, जैसे विज्ञान, मैथ के, सामाजिक के, हिंदी के, सभी के शिक्षण विधियों के क्वेश्चनों को महत्व दिया गया है। और सम्मिलित रूप से क्लास है और अगली जो क्लास होगी वो भी सम्मिलित रूप से होगी। 2 क्लास में हम टीचिंग मेथड को कंप्लीट करेंगे। टीचिंग मेथड पर बाजी मार लेंगे। तो आज की जो क्लास उसमें अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों एवं अंतः संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स हामिंग जो है इसका सही आंसर होगा। जेम्स हामिंग ने ये परिभाषा दी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ, सामाजिक अध्ययन इनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है। सामाजिक अध्ययन है वो इनके बीच के संबंधों का अध्ययन है। तो किनके बीच के संबंधों का अध्ययन है? मानव एवं मानव संबंध, मानव एवं संस्थाएं और मानव एवं पृथ्वी। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक जो अध्ययन है उनमें मानव एवं मानव की क्रियाएं होती है, मानव एवं संस्थाएं हैं, मानव एवं पृथ्वी का अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? तो ध्यान रखना, व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा है और बन सकता है एग्जाम के अंदर कि सामाजिक अध्ययन किनका अध्ययन करता है? व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का और व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है सामाजिक अध्ययन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन 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 पे गौर करते हैं। तो सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में मान्यता कब मिली? शिक्षण विधियों में अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बन भी सकता है। सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में मान्यता कब मिली? तो इसका सही आंसर होगा 1916 में सामाजिक अध्ययन को एक विषय के रूप में मान्यता मिली। वन लाइनर क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हम इस क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट जो क्लास है वो संडे को होगी, आपको पता ही है, टेलीग्राम पर पहले ही आपको बता रखा है। तो सभी विद्यार्थी टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टीचर स्टडी पॉइंट के नाम से, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से विषयों को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया? कमेटी ऑफ 10 द्वारा कौन से विषयों को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा समाजशास्त्र। जो इसका आंसर है वो सही आंसर है। कमेटी ऑफ 10 द्वारा सामाजिक अध्ययन, समाजशास्त्र को सामाजिक अध्ययन में जोड़ा गया है। एक कमेटी बिठाई गई थी, कमेटी ऑफ 10, और उसमें सामाजिक अध्ययन में समाजशास्त्र को जोड़ा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन बल देता है। सामाजिक अध्ययन किस बात पर बल देता है? तो ये सामाजिक अध्ययन जो है समन्वित ज्ञान पर बल देता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन विषय का जन्म किस देश की देन है? सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से लेकर 5 तक की शिक्षण विधियों में जो रिट लेवल 1 होता है, रिट लेवल 2 होता है। रिट लेवल 2 में तो अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार शिक्षण विधि आती है, लेकिन लेवल फर्स्ट के अंदर अगर बात करें तो उसमें सभी विषयों की शिक्षण विधियाँ आती है। जैसे विज्ञान की 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, सामाजिक के 5 क्वेश्चन, गणित, हिंदी, तो अंग्रेजी के भी आते हैं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सामाजिक अध्ययन, ये सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन आया है कि इस विषय का जन्म किस देश की देन है? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो इस विषय का जन्मदाता है। ये सामाजिक अध्ययन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। सभी देखने वाले विद्यार्थी जो है वो एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, कक्षा 3 से 5 तक सामाजिक अध्ययन को क्या नाम दिया गया है? कक्षा 3 से 5 तक जो किताबें होती हैं उनको क्या नाम दिया गया है? तो आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पर्यावरण अध्ययन। इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं, 3 से 5 तक की जो किताबें हैं उनको बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन, और 5 से 8 तक की जो किताबें हैं उनको बोलते हैं सामाजिक अध्ययन, और 9 से 10 तक की जो किताबें उनको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। तो 3 से 5 तक की जो किताबें हैं उनको बोलते हैं पर्यावरण अध्ययन, 5 से 8 तक की जो सामाजिक किताबें होती हैं उनको बोलते हैं सामाजिक अध्ययन, और 9 से 10 तक की जो सामाजिक किताबें होती हैं उनको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। पढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में किसे शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन के एकीकृत स्वरूप को महत्व दिया? भारत में किसे शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन के एकीकृत स्वरूप को महत्व दिया गया? तो ये है मुदालियार आयोग ने एकीकृत शिक्षा के स्वरूप को महत्व दिया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक अध्ययन को कहा जाता है? कक्षा 6 से 8 तक की जो सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें होती हैं उन्हें सामाजिक अध्ययन कहा था। अभी मैंने आपको आंसर करवाया था, इसकी जो कक्षा 6 से 8 तक की जो पुस्तकें होती है उन्हें सामाजिक अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कक्षा 9 से 10 तक सामाजिक अध्ययन को कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, कक्षा 9 से 10 तक की जो सामाजिक की पुस्तकें होती है उनको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। तो एक बार सभी विद्यार्थी ध्यान दें, कक्षा 3 से 5 तक की जो पुस्तकें होती हैं उनको कहा जाता है पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 6 से 8 तक की जो पुस्तकें होती है उनको कहा जाता है सामाजिक विज्ञान, और कक्षा 9 से 10 तक की जो पुस्तकें होती हैं उनको कहा जाता है सामाजिक विज्ञान। यानी 3 से 5 पर्यावरण अध्ययन, 6 से 8 सामाजिक अध्ययन और 9 से 10 सामाजिक विज्ञान। बढ़ते हैं नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन किस प्रकार का अध्ययन है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ भी सकता है। सामाजिक अध्ययन जो है वो एकीकृत या फिर समन्वित प्रकार का अध्ययन है, और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, सामाजिक अध्ययन एकीकृत या समन्वित प्रकार का अध्ययन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में सभी स्तरों पर 1949 ईस्वी में सामाजिक ज्ञान का अध्यापन प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। क्या आंसर होगा? पंजाब इसका सही आंसर है। भारत में सर्वप्रथम पंजाब में सभी स्तरों पर 1949 ईस्वी में सामाजिक
ज्ञान का अध्यापन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यटन विधि से पूछा गया है। पर्यटन विधि का लाभ क्या है? तो पर्यटन विधि का क्या लाभ है भाई? तो पर्यटन विधि का जो लाभ है वो है कि पर्यटन विधि भ्रमण करने से, जैसे हम भ्रमण करते हैं, घूमने जाते हैं, तो जो ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे हम कहीं जाके उस दृश्य का माहौल देखते हैं, उस दृश्य को देखते हैं, एक एक चीज़ को बारीकी से देखते हैं, तो वो ज्ञान जो होता है वो प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ये पर्यटन विधि का लाभ माना जाता है। इसलिए तो पर्यटनों को बढ़ावा दिया जाता है। पर्यटनों की संख्या दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो पर्यटन विधि का यही लाभ है कि प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। हम भी जैसे पढ़ रहे हैं तो हमें लाल किला, जैसे जयपुर, चित्तौड़गढ़, उन दृश्यों को हम जाकर समय देखेंगे तो हमें वो जो ज्ञान प्राप्त होगा वो स्थायी होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये पर्यटन विधि का लाभ है कि इससे जो प्राप्त ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? कौन सा चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है? तो इसका सही मस्तिष्क उत्प्लवन जो है, एक चर्चा का एक रूप है जो सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है। मस्तिष्क उत्प्लवन, मस्तिष्क का जो अ, होता है सिस्टम, उसको मस्तिष्क उत्प्लवन बोलते हैं, और ये सामूहिक रचनात्मक विचार को सक्षम बनाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी विधि है जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये क्षेत्र पर्यटन जो है, क्षेत्र पर्यटन, क्षेत्र का भ्रमण यानी पर्यटन। अभी क्वेश्चन आया था पर्यटन के बारे में कि पर्यटन से संबंधित जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। तो अगर हमें उच्च स्तर, प्राथमिक स्तर का भूगोल का शिक्षण करना है तो हमें वहाँ का क्षेत्रीय पर्यटन का नॉलेज होना चाहिए। घूम घूम कर या भ्रमण के द्वारा हमें नॉलेज करना है, ताकि उच्च शिक्षण भूगोल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा। तो वो है क्षेत्र पर्यटन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों से करवाना है। नगर निगम की जो बैठक है उसको कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा न कराना, तो ऐसे करेंगे। नगर निगम की बैठक को कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा करवाना है, यानी नगर निगम की बैठक कराएंगे तो पाठ्य पुस्तक का जो नाटकीकरण होता है, उनको किसी को कुछ बनाएंगे, किसी को कुछ बनाएंगे, तो उनको एक पात्र बनाकर नाटक करवाएंगे और वो नगर निगम की बैठक का नाम दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा पाठ्य वस्तु का नाटकीकरण करवाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक से जरूर करें और इस क्लास को इतना शेयर करें कि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुंच सके। और प्रोत्साहन जो होता है आपका, जो आप देते हो, क्लास को लाइक करना, शेयर करना, ये हमारा मनोबल बढ़ाता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विद्यार्थी केंद्रित विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं जो विद्यार्थी केंद्रित है? तो भूमिका निर्वाह है, सूझ या मस्तिष्क विचार, समस्या समाधान, सहयोगशील अधिगम जो है वो विद्यार्थी केंद्रित विधियां हैं। ये पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। विधियां जो होती है वो शिक्षण विधियों में लगभग क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मस्तिष्क उत्प्लवन विधि प्रतिपादित की थी। अभी अभी क्वेश्चन आया था मस्तिष्क उत्प्लवन का, जो ऊपर दे भी रखा है मस्तिष्क उत्प्लवन। तो मस्तिष्क उत्प्लवन विधि किसने प्रतिपादित की? तो इसका आंसर हो गया एलेक्स एफ वॉरन। एलेक्स एफ वॉरन जो है, इसने मस्तिष्क उत्प्लवन विधि प्रतिपादित की थी। सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वंचित है, और मतलब बिंदु टू बिंदु क्वेश्चन को लाइन टू लाइन और उठाया गया है, ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा मरे ना। सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, तो क्लास को लाइक से जरूर करें और मस्तिष्क उत्प्लवन विधि जो है वो है प्रतिपादित एलेक्स एफ वॉरन जो है, इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ है। भ्रमण द्वारा शिक्षा का क्या अर्थ है? भ्रमण करने से शिक्षा जो मिलती है वो प्रत्यक्ष मिलती है। जैसे एक तो होता है कि मैंने तो कानों सुनी थी, नहीं कानों नहीं सुनी थी, मैंने आंखों देखी थी, ऐसा बोलना है कि क्योंकि मैंने जो भ्रमण किया है वो प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी प्रति धन अक्ष। और अक्ष किसको बोलते हैं? अक्ष, अक्षी, आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, ये आंख के पर्यायवाची शब्द होते हैं। जो मैंने देखा है प्रत्येक चीज, प्रत्येक चीज प्रत्यक्ष रूप से देखा है, और वो भ्रमण होता है। भ्रमण द्वारा शिक्षा का अर्थ जो होता है प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना, यानी हम किसी स्थान पे जाके उस चीज को देखते हैं, जिसे बोलते हैं ना कि मैंने आंखों देखा है, तो वही प्रत्यक्ष भ्रमण होता है। ये शिक्षण विधियों में आता है प्रत्यक्ष भ्रमण। नेक्स्ट बढ़ते हैं। स्थानीय भूगोल शिक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। स्थानीय भूगोल जो है, स्थानीय भूगोल वो उसके लिए सर्वोत्तम विधि है क्षेत्र भ्रमण, कि उसके लिए हम क्षेत्र भ्रमण करना होगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, परंपरागत शिक्षण विधि है, परंपरागत शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि। ये परंपरागत है, अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बन भी सकता है कि परंपरागत शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि जो है वो परंपरागत शिक्षण विधि है। नेक्स्ट, करके सीखना पर आधारित है। क्या है करके सीखना पर आधारित? तो प्रयोजना विधि है, प्रयोजन विधि जो है वो करके सीखने पर आधारित है और यही बच्चों को बताया जाता है कि कर करके सीखना है, नकल नहीं करनी है। प्रयोजन विधि जो होती है इसमें आता है करके सीखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस विधि में छात्र स्व क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं? ऐसी कौन सी विधि है जिसमें छात्र स्व क्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन करते हैं? तो वो है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में बच्चे समय प्रयोग कर करके और परीक्षण कर करके उनका अध्ययन करते हैं। जैसे साइंस लेने वाले बच्चे हैं जो लैब में जाते हैं, अपने खुद प्रशिक्षण के द्वारा सीखते हैं। तो ये विधि जो है किस विधि द्वारा छात्र समय क्रिया द्वारा अध्ययन ज्ञान अर्जन करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि जो है उसको माना जाता है व्याख्यान विधि को। क्या है? व्याख्यान विधि। कि व्याख्या के द्वारा एक एक चीज़ की व्याख्या करके बताया जाता है, पॉइंट टू पॉइंट बताई जाती है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, वो व्याख्यान विधि होती है। जैसे एक हमने एक प्रश्न उठा लिया और उस पूरे प्रश्न को व्याख्या के द्वारा हल करेंगे, तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है व्याख्यान विधि। नेक्स्ट बढ़ते हैं, योजना विधि के जनक है। योजना विधि के जनक कौन है? डब्ल्यू.एच. किलपेट्रिक जो है वो योजना विधि के जनक है और ये क्वेश्चन कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो योजना विधि के जो जनक है वो है डब्ल्यू.एच. किलपेट्रिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन के लिए आप किस विधि का चुनाव करेंगे? किसी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ना है उसके लिए आप कौन सी विधि का मतलब सर्वोत्तम मानेंगे, उसका चुनाव करेंगे? तो इसका सही आंसर होगा कहानी विधि। क्योंकि धार्मिक ग्रंथ पढ़ने हैं तो वो कहानी के रूप में हम बताएंगे या पढ़ेंगे सुनेंगे तो वो रोचक लगेगी और जल्दी समझ में आएगा। तो किसी धार्मिक ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन के लिए हम जो चूज करेंगे, चुनाव करेंगे, वो है कहानी विधि। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार क्या है? प्रयोजना विधि जो है उसका दार्शनिक आधार है प्रयोजनवाद। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। प्रयोजना विधि का दार्शनिक आधार है प्रयोजनवाद। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु क्या होता है? तो शिक्षक जो होता है व्याख्यान विधि में, जैसे कोई चीज़ व्याख्या करके बतानी होती है, मैंने अभी बताया कि एक लाइन लेते हैं हम और उसमें पूरा पूरा व्याख्या के साथ डिटेल से समझाया जाता है, तो वो व्याख्यान विधि होती है और उसमें शिक्षक जो होता है वो केंद्र बिंदु है, क्योंकि शिक्षक ही उस व्याख्यान विधि में समझाता है, बच्चे सुनने पर बल देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, कभी कभी कठिन समस्याएं प्रस्तुत करने पर बालक के मन में निराशा की भावना आ जाती है। कभी कभी हम कठिन समस्याएं, जटिल जो चीज़ें होती है, हार्ड जो चीज़ें होती है, उसमें बच्चा सोचता है कि मन में निराशा पैदा कर लेता है कि ये तो नहीं होगा। यह है किस शिक्षण की विधि का दोष है? तो ये दोष है समस्या समाधान विधि का दोष है। तो एक बार फिर से देखें, कभी कभी कठिन समस्याएं प्रस्तुत करने पर बालक के मन में निराशा की भावना आ जाती है। यह किस शिक्षण विधि का दोष है? समस्या समाधान विधि का ये दोष माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे, उससे पहले सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक से जरूर करें और ये मैं बात बार बार बोल रहा हूँ ताकि सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास पहुँच सके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लास को बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े विद्यार्थियों को, क्लास कैसी है आपको पता है, उस हिसाब से आप अपना निर्णय लें। गणित समस्त विज्ञानों की रानी है तथा समस्त कलाओं का राजा है। ये कथन किसका है? गणित जो है वो समस्त विज्ञानों की रानी है और समस्त कलाओं का राजा है। तो ये किसका कथन है? कथन नहीं, ये कथन है। ये कथन किसका है? तो ये एरिक टेम्पल बेल का है कि गणित समस्त विज्ञानों की रानी तथा समस्त कलाओं का राजा है और ये कथन है एरिक टेम्पल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन, किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं न कहीं जरूर देखने को मिलेगा, चाहे रेट लेवल फर्स्ट में मिले, रेट लेवल 2 में मिले, शिक्षण वीडियो में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? पहले सामाजिक के क्वेश्चन चल रहे थे, अब गणित के क्वेश्चन शुरू हो गए, बीच में मैथ साइंस के भी आ रहे हैं। तो ये बेंजामिन पियर्सन ने कहा था कि गणित जो है वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। बेंजामिन बेंजामिन मिन पियर्स। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है। छात्र क्या करता है? वृत्त में और गोले में तुलना करता है।
यह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो ये अवबोध की पूर्ति करता है। इसमें वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मानूंगा मैं ये। छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, यह अवबोध की पूर्ति करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, छात्र रेखागणित आकृतियों को, रेखागणित जो आकृतियां होती है रेखागणित, खींच सकेंगे किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ये मनोक्रियात्मक से संबंधित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। दो क्वेश्चन आ गए हैं, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, देख सकते हैं आप एक बार। ध्यान दें। पहला क्वेश्चन था छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करते हैं और ये अवबोध की पूर्ति करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है छात्र रेखागणित आकृतियों को खींच सकेंगे किस उद्देश्य से संबंधित है? तो ये मनोक्रियात्मक से संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रेखागणित की किसी साध्य का हल ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग प्राय होता है? विश्लेषण विधि। रेखागणित की किसी साध्य को हल करने ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग प्राय होता है? तो इसका सही आंसर होगा विश्लेषण विधि, जो है वो इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विश्लेषण विधि गणित के मानसिक सिद्धांतों को के जन्मदाता है। गणित के मानसिक सिद्धांतों के जन्मदाता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेटो जो है वो गणित के मानसिक सिद्धांतों के जन्मदाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको टीचिंग मेथड में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? B.S. ब्लूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, अंकगणित की 4 मूलभूत क्रियाएं हैं। अंकगणित जो होती है उसकी 4 मूलभूत क्रियाएं क्या होती है? योग, व्यकलन, गुणा और भाग जो होती है वो अंकगणित की 4 मूलभूत क्रियाएं होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सी विधि देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है? कौन सी विधि है जो देखो, सुनो और समझो पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा, पहले देखो फिर सुनो फिर समझो, यानी प्रदर्शन विधि है। क्या है? प्रदर्शन विधि है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ने का तरीका होना चाहिए। छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करनी है बच्चों में, तो पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मनोरंजक एवं खेल संबंधी होने। अगर छोटे बच्चों को छोटी कक्षाओं में हम गणित सिखा रहे हैं तो उनमें रुचि उत्पन्न हो, वो पढ़ने के लिए उनमें लालसा जागे, इनकी इच्छा हो कि हाँ हम सीखेंगे गणित, तो उनका जो पढ़ाने का तरीका है टीचर का वो होना चाहिए मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। खेल खेल में सीखना, ये आता है ना, खेल खेल में सीखना। नेक्स्ट, माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है आगमन निगमन विधि। क्या है? माध्यमिक स्तर पर अंकगणित क्या है? शिक्षण विधि है आगमन और निगमन विधि। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, छात्र त्रिभुज और चतुर्भुज में तुलना करता है। छात्र त्रिभुज और चतुर्भुज में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो वो अवबोध की करता है। अभी बात की थी वर्त में तुलना करने का, अभी क्वेश्चन आया था थोड़ी देर पहले, मैं दिखाता हूँ आपको। अवबोध का क्वेश्चन आया था, यहीं पे था, ये रहा। देखो ध्यान से सुनो। छात्र वृत्त एवं गोले में तुलना करता है, तो किसकी पूर्ति करता है? अवबोध की पूर्ति करता है। और अब ये क्वेश्चन आ गया कि छात्र जो है वो छात्र त्रिभुज और चतुर्भुज में तुलना करते हैं, तो वो भी अवबोध है। कोई हो तुलना करना हो, अवबोध आएगा। आंसर इसका देख रहे हो आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? प्रयोगशाला विधि जो है वो किस विधि का विस्तृत रूप है? आगमन विधि जो है उसका विस्तृत रूप माना जाता है प्रयोगशाला विधि। और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान है। शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान क्या है? मूल्यांकन करना। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते लास्ट में टेस्ट लेते हैं, वो उसका मूल्यांकन होता है। तो ये शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम सोपान होता है कि पहले 1 साल बच्चे का स्कूल लगता है, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, बीच में टेस्ट होते हैं और अंत में वार्षिक परीक्षा होती है, जो बच्चे का मूल्यांकन होता है, फिर उसका रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये शिक्षण की प्रक्रिया का अंतिम सोपान है मूल्यांकन करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, खोज विधि का प्रतिपादन किसने किया? खोज विधि का प्रतिपादन, पहले इकाई विधि का प्रतिपादन आया था, तो खोज विधि का जो प्रतिपादन है वो है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग जो है वो खोज विधि का प्रतिपादन किया था। इन्होंने खोज विधि का प्रतिपादन आर्मस्ट्रांग ने किया था, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है,
उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में अंतर है। अच्छा क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण व नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो उद्देश्यों का अंतर है इसमें उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में, नैदानिक उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में जो अंतर है वो है उद्देश्यों का डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी होगी? जो प्रत्यक्ष अनुभव है, जैसे हम क्लास हो रही है और हम टीचर सामने पढ़ा रहा है और हम देख देख कर उनसे सीख रहे हैं टीचर से, तो प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हाँ मैंने ये सीखा है, ये उसने बताया है, या जो भी मैंने देखा है वो प्रत्यक्ष होता है। तो सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है प्रत्यक्ष अनुभव। अभी मैंने बताया था प्रति प्लस एक्स, जो हम आंखों से देखते हैं। नेक्स्ट, रेखागणित हेतु सर्वाधिक प्रमुख विधि है। रेखागणित के लिए सर्वाधिक प्रमुख विधि कौन सी है? तो आगमन जो विधि है, आगमन विधि जो है वो रेखागणित के लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट प्रमुख विधि है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शिक्षण के सामान्य उद्देश्य होते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य क्या होते हैं? दूरगामी होते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। शिक्षण के सामान्य उद्देश्य दूरगामी होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है। सामान्य से विशिष्ट की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है, तो ये इसका आंसर है निगमन विधि। निगमन विधि, कभी आगमन विधि आ रही है, कभी निगमन विधि आ रही है, यानी विधियों से संबंधित शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन है वो आपके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और मतलब क्या है कि परफेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो उनको उठाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी विधि स्व शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है? तो हेरिस्टिक विधि बोल सकते हैं, उसका नाम एक एग्जाम में आता है हेरिस्टिक विधि। तो आगे मैंने लिखा भी है, जिसको खोज विधि बोलते हैं, अनुसंधान विधि बोलते हैं, अन्वेषण विधि बोलते हैं, ताकि बच्चा समझ सके कि हेरिस्टिक विधि कौन सी होती है। तो खोज विधि, अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि, यानी स्व शिक्षा। स्व शिक्षा में क्या करते हैं? अन्वेषण का मतलब क्या होता है? अनुसंधान, खोज करना, अन्वेषण, खोज, ये हेरिस्टिक विधि होती है जिसमें हम खोज कर सीखते हैं, अन्वेषण करते हैं, अनुसंधान करते हैं। तो वो स्व शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है स्व शिक्षा के बारे में पूछे तो। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये रहा क्वेश्चन, यह वास्तविकता है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होती है। यह वास्तविकता है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होती है। वेरी वेरी अच्छी बात कही है ये। गणित आपको भी लगता होगा शायद कठिन। कितने बच्चे हैं जो जिनको गणित है जो कठिन लग रही है, हार्ड है गणित? तो यह वास्तविक है कि गणित आज भी बहुत से विद्यार्थियों को जो कठिन प्रतीत होती है। स्कूल व शिक्षकों को एक ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। यानी स्कूल को और वह शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों की गणित में रुचि पैदा हो, वो कदम उठाए जा सके जिनमें वो गणित पढ़ने में रुचि पैदा करते हो। उपयुक्त दृष्टिकोण है, तो ये दृष्टिकोण है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का। 1986 का, ये बात आपको याद रखनी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? सिम्पसन, इसका आंसर होगा सिम्पसन। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मान सकते हैं इसे हम, कि क्रियात्मक पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों का श्रेय किसे जाता है? सिम्पसन को क्रियात्मक पक्ष के जो उद्देश्यों का श्रेय जाता है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम, केथवाल तथा मेसिया ने मिलकर किस पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों पर सर्वाधिक कार्य किया? ये केथवाल नहीं है, ये है क्रेथवाल। क्या है? क्रेथवाल, क्रेथवाल। ये टाइपिंग में थोड़ा क्रे इसका हट गया था। ब्लूम, क्रेथवाल तथा मेसिया ने मिलकर किस पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों पर सर्वाधिक कार्य किया? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा भावात्मक पक्ष। ब्लूम, केथवाल, क्रेथवाल तथा मेशिया ने मिलकर किस पक्ष के किस पक्ष के शिक्षण उद्देश्यों पर सर्वाधिक कार्य किया? तो ये होगा भावात्मक। क्या होगा? भावात्मक जो पक्ष होता है इस पर सर्वाधिक कार्य किया था। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्रेथवाल है। क्या है? क्रेथवाल है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है, वह क्रमबद्ध प्रक्रिया जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करती है कहलाती है?
ऐसी कौन सी क्रमबद्ध प्रक्रिया है जो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच करती है? तो इसका सही आंसर होगा मूल्यांकन करना। हम मूल्यांकन करते हैं, बार बार मूल्यांकन करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, तो उनमें फिर क्या होती है, उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच की जाती है कि हाँ, इसको ये दिया गया था और हमारा उद्देश्य पूरा हुआ, किसने ये याद किया है। टेस्ट के द्वारा, मूल्यांकन के द्वारा इस चीज़ का पता चलता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता किस विषय को कहा जाता है? कि ये व्यापार का तो प्राण है और विज्ञान का जन्मदाता है, तो वो है गणित विषय को कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता किस विषय को कहा जाता है? गणित को कहा जाता है। शिक्षण विधियों में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, परिभाषा करना क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? परिभाषा करना क्रियासूचक शब्द किस व्यवहारगत उद्देश्य से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञानात्मक। क्या आंसर होगा? ज्ञानात्मक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है? निदानात्मक परीक्षण जो है, परीक्षण है, वो उपचारात्मक शिक्षण का अंतिम चरण है। निदानात्मक यानी लास्ट में निदान करना होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। और निदानात्मक, उपचारात्मक, ये प्रश्न लगभग आपको देखने को मिलेंगे, आगमन निगमन विधि के भी मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, पाठ्यचर्या है ये, रे है लग पर लगा हुआ है, की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है। गणित का अनुक्रम क्या है? तो गणित भाषा के बाद पढ़ाई जाती है, पहले भाषा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो 2005 के अनुसार गणित का अनुक्रम है, भाषा के बाद गणित पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए मुख्य रूप से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा निगमन जो विधि है, वो त्रिकोणमिति के सवालों का हल निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ है, देखो अभी आया था ह्यूरिस्टिक विधि, खोज, अन्वेषण, अनुसंधान। वो ह्यूरिस्टिक विधि जो है, ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ क्या है? तो वो भी इसका अर्थ होता है खोज करना। वही आंसर यहाँ फिर मिल जाएगा, खोज करना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जो कार्य हम स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में करें वही खेल है, यह परिभाषा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो कार्य हम स्वेच्छा से स्वतंत्रता पूर्ण वातावरण में करें वही खेल है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है कुक की। किसकी है? कुक ने ये परिभाषा दी थी कि जो कार्य हम स्वेच्छा से वातावरण में पूर्ण करते हैं वही खेल है, और ये कुक के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए गणित शिक्षण की कौन सी विधि प्रभावी हो सकती है? किसी मैदान का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जो ज़्यादा प्रभावशाली होगी? तो क्रिया विधि जो है, हमें क्रिया करनी पड़ेगी, क्रिया विधि जो है वो इसके लिए सर्वाधिक प्रभावशाली होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विषय संबंधी छोटे छोटे लक्ष्यों को कहते हैं। विषय संबंधी जो छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, जैसे पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते हैं कि इस सब्जेक्ट को इस टाइम पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को इस टाइम पढ़ेंगे, इसको इतना टाइम देंगे, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं सब काम। तो किस लिए कर रहे हैं? हमारे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा प्राप्य उद्देश्य। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये, समझने का प्रयास करें आप कि विषय संबंधी छोटे छोटे लक्ष्य जो होते हैं हमारे, मैंने अभी आपको समझाया है कि पढ़ने के लिए हम टाइम टेबल बनाते हैं, सभी सब्जेक्टों को अलग अलग डिवाइडेड करते हैं और अलग अलग टाइम देते हैं कि इसको इतने टाइम पढ़ना है, इसको इतने टाइम पढ़ता है। तो छोटे छोटे लक्ष्य को पूर्ति करने के लिए, यानी प्राप्य उद्देश्य के लिए हम ऐसा करते हैं, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पाठ योजना का मुख्य बिंदु है। पाठ योजना जो होती है उसका मुख्य बिंदु क्या है? प्रस्तुतिकरण। अच्छा प्रस्तुतिकरण ही उसकी मुख्य बिंदु माना जाता है। प्रस्तुतिकरण पाठ योजना का मुख्य बिंदु है, प्रस्तुतिकरण। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। आज की क्लास जो है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस क्लास में लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन उठाए गए हैं, और सभी विद्यार्थी बने रहें और क्लास का एंजॉय लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रस्तावना का मूल आधार है, तो प्रस्तावना का मूल आधार क्या है? पूर्व ज्ञान जो है वो प्रस्तावना का मूल आधार है। ये क्वेश्चन शायद पीछे आ भी गया था कि प्रस्तावना का मूल आधार पूर्व ज्ञान है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसे अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है? किसे अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है? तो
तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो है श्यामपट। श्यामपट जो है वो अध्यापक का दाहिना हाथ है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, मस्तिष्क का व्यायाम किस विषय को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट, मस्तिष्क का व्यायाम गणित विषय का आंसर भी आपकी स्क्रीन पे है, दिखाई दे रहा है कि गणित जो है उसमें दिमाग को लड़ाना पड़ता है कि इसका आंसर कैसे होगा, ज़्यादा खोजबीन करनी पड़ती है। जैसे अलग जो सब्जेक्ट होते हैं थ्योरी टाइप के, उनको तो याद कर लेते हैं, लेकिन गणित जो होता है वो निकालना पड़ता है, सूत्र लगते हैं, फेरमेंट लगते हैं, मस्तिष्क का व्यायाम होता है क्योंकि मस्तिष्क उसमें ज़्यादा सक्रिय रहता है। तो ये जो है वो गणित जो है मस्तिष्क का व्यायाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का आरंभ हुआ, कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन विधि के प्रयोग का आरंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 1963 में। 1963 में जो है वो भारत में अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापक द्वारा प्रयुक्त प्रक्रिया के अंग पुनः पाठ्य योजना में कितने मिनट का समय दिया जाता है? तो पुनः पाठ्य योजना में छात्राध्यापक द्वारा जो टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 12 मिनट का। और ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि आज का सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है कि सूक्ष्म शिक्षण के लिए जो दोबारा टाइम दिया जाता है वो दिया जाता है 12 मिनट में दोबारा शिक्षण को तैयार करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें किसकी अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई है? अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में हम भी एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ते हैं। तैयारी करने वाले, एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थी जो है वो एनसीईआरटी पर फोकस करते हैं। और आज हमारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है आरपीसीई एनसीईआरटी की बुकों में से आरएमएसएस भी अच्छा क्वेश्चन उठाते हैं। गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकें किसकी अनुशंसा को ध्यान में रखकर की गई है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। नेक्स्ट, एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार पाठ्य योजना के पदों का सही क्रम है। एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार पाठ्य योजना के पदों का सही क्रम है अदा, प्रक्रिया और पर्दा। ये क्रम रहेगा इनका, पहले अदा, फिर प्रक्रिया, फिर पर्दा। एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार पाठ्य योजना के पदों का क्रम पूछा गया, आपको ये 3 क्रम याद रखने हैं, अदा, प्रक्रिया, पर्दा। अदा, प्रक्रिया, पर्दा। पहला पूछे तो अदा, दूसरा पूछे तो प्रक्रिया, तीसरा पूछे तो पर्दा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। खेल विधि की जन्मदाता है। खेल विधि के जन्मदाता कौन है? तो खेल विधि के जो जन्मदाता है वो है कोल्डवेल कुक, इसके जन्मदाता है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। खेल विधि के जन्मदाता। और खेल खेल में अभी क्वेश्चन आया था कि गणित कैसे सिखाएं बच्चों को, जैसे गणित याद हो जाए तो खेल खेल में गणित सिखाना चाहिए, मनोरंजक टाइप से गणित सिखाना चाहिए ताकि बच्चे जो है गणित से भागे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करिकुलम के लैटिन स्रोत शब्द क्यूरेर से क्या आशय है? करिकुलम, करिकुलम जो शब्द है के लैटिन स्रोत शब्द करिकुलम का लैटिन स्रोत शब्द क्यूरेर से QCURRERE क्यूरेर से क्या आशय है? तो इसका आशय है दौड़ना। क्या आशय है? दौड़ना इसका आशय है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षा पद्धति क्या होगी? क्या करेंगे उनके लिए? यदि आप एक अध्यापक हैं, सोच लीजिए आप एज इट इज अध्यापक हैं वर्तमान में, और मंद बुद्धि, जिनकी बुद्धि कमजोर है, मंद है, छात्रों के स्तर में सुधार लाना है, तो हम क्या करें? तो हम कौन सा परीक्षण अपनाएंगे? निदानात्मक परीक्षण को अपनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में भी बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। यदि आप गणित के अध्यापक हैं तो मंद बुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार लाने हेतु उपयोगी परीक्षण पद्धति है निदानात्मक परीक्षण, इसका सही आंसर माना जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं कंप्लीट करते हैं। और सभी जो देखने वाले विद्यार्थी हैं वो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और टीएसपी नाम से हमारा चैनल है। और ऐसी ही आगामी जो वीडियो है वो आपको मिलती रहेगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सभी विद्यार्थी एक बार फिर से क्लास को लाइक शेयर जरूर करें और सभी विद्यार्थियों तक ये क्लास शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो संडे को होगी और उसका शेड्यूल जो है वो टेलीग्राम में डाल रखा है। तो सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। गुड नाइट।